हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असय एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब वसंत का नवा चैप्टर चिड़िया की बच्ची। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि जो माधव दास था वो काफ़ी संपन्न था, उसके पास बहुत अधिक रुपया पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थीं। और किन बातों से यह पता चलता है कि इन सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो सुखी नहीं था। तो आंसर होगा कि माधव दास अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाते हैं और वो चिड़िया को धन का, सोने का घर बनवाने और मोतियों की झालर लटकाने का प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। तो वो चिड़िया से कहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि जो माधव दास थे वो बहुत अधिक धनी थे, संपन्न थे। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं थे। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो वो चिड़िया से कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। तो वो पूछते हैं कि मेरा दिल तो वीरान है, वहाँ कब ऐसा होता है कि वहाँ पर हंसी सुनने को मिले। तो मेरे जीवन में खुशहाली तो है ही नहीं। इससे पता चलता है कि वो सुखी नहीं थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहते हैं कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो माधव दास जो चिड़िया है उससे बार बार क्यों कहते हैं ऐसा कि यह बगीचा तुम्हारा है? क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ था? तो आंसर होगा कि माधव दास ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें जो चिड़िया है बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। तो वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे और उसे देख देख कर वह अपना मन बहलाना चाहते थे। तो माधव दास आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहते थे क्योंकि वह केवल अपनी ही खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कह रहे थे। इसलिए माधव दास की इस भावना में उनका निजी स्वार्थ है। वो अपना मन बहलाना चाहते थे उस चिड़िया से, इसलिए वो कहते हैं कि ये बगीचा तुम्हारा है, ताकि उसको लालच आ जाए और इसमें उनका अपना निजी स्वार्थ था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व तो नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ माधव दास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत हैं। एक तरफ माधव दास के लिए धन, संपत्ति, सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य तत्व हैं। इस सारी चीज़ों को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनको लगता था मेरे पास सब कुछ है तो कोई भी मेरा बन सकता है। परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएँ जो थी वो व्यर्थ थी, बेकार थी। तो जो चिड़िया थी उसको तो केवल अपनी माँ से ही लगाव था। माँ की गोद ही उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख की चीज़ थी, सुख था। तो उसे सोने, चांदी, हीरे मोती की तुलना में अपने माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। उसको हमेशा यही लगता था चिड़िया को कि वो माँ की गोद में बैठे, उसको वहाँ पर उस जीवन के सारे सुख मिल जाते थे। जो माँ की गोद थी उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने, चांदी, हीरे मोती की तुलना में अपनी माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। तो चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावात्मक सुखों में है। परंतु माधव दास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उसके सामने जो भावनाएं हैं वो मूल्यहीन है। वो इन सब चीज़ों को, जो भौतिक सुख है उनको ही सबसे बड़ा सुख मानता है। उसके लिए जो भावनाएं होती हैं वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो चिड़िया है उसकी जो सोच है वो अलग है। उसको लगता है कि माँ की गोद ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में अन्नी चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए।
तो आंसर हुआ कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि शेर की सभी चेष्टाओं के बावजूद उसने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन जो चिड़िया होती है वो शेर के नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल हो जाती है। तो यह कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत अत्यंत दुखद होता है और ऐसा प्रतीत होता कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और जो चिड़िया है सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। तो चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। तो जो चिड़िया है वो हमेशा यही सोचती है कि मैं कब बंधन मुक्त हूँ। वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहती, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, पराधीन होना नहीं चाहती और बिल्कुल स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहती है। वह अपने परिवार और अपनी माँ का स्नेह पाकर खुश रहती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। जिसके पास माँ है मतलब उसके पास सारी संपत्तियाँ हैं। तो माँ अपने बच्चों को हमेशा क्या करती है, खुश रखती है। माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है और बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसको बहुत अधिक कष्ट होता है, वो भावुक हो जाती है। तो माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और सुख हो या दुख हो वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो माँ के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। माँ का जो हमारे ऊपर कर्ज है उससे हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को याद करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों। तो आपको अगर इस कहानी का शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे। तो इस कहानी का शीर्षक हो सकता है जीवन का सच्चा सुख या नन्ही चिड़िया। तो क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ तो माधव दास है, दूसरी तरफ चिड़िया है। दोनों का जो विचार है जीवन के सुख को लेकर अलग अलग है। तो एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं जीवन की खुशी तथा वास्तविकता है, वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। तो इसका हम शीर्षक दे सकते हैं जीवन का सच्चा सुख। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। हालांकि वो अपने घर से काफ़ी दूर थी लेकिन फिर भी वो अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। तो मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं, कहीं भी होते हैं। तो ये जो अनुशासनबद्धता है वो आपको और कहाँ देखने को मिलती है। तो आंसर होगा कि अनुशासन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। प्रकृति के अलग अलग रूपों में हमें अनुशासन देखने को मिलता है। जैसे सूर्य जो होता है नियमित रूप से सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, छिप जाता है। और जो तारे होते हैं रात को ही हमें आसमान में दिखाई देते हैं। जो पेड़ होते हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, कभी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। और ऋतुएं भी नियम के अनुसार ही आती हैं और चली जाती हैं। तो सभी जो लोग हैं वो अनुशासन में बंधे हुए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सोचकर लिखिए, यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे। तो आपको सारी सुविधाएं दे दी जाए और कहा जाए कि आप इस कमरे में पूरे दिन बंद रहो तो आपको ये स्वीकार होगा, आप ये बात मान लेंगे। आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जो दूसरों के अधीन होते हैं, पराधीन होते हैं, उनको सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो नीचे दिए गए जो कारण हैं उनको पढ़ें और विचार करें। तो
पहला है क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। और दूसरा है क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। फिर है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तो आंसर होगा कि सभी सुख सुविधाओं के बाद भी हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है। हम नहीं चाहते हम किसी के अधीन हो, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो स्वाधीनता उस पराधीनता से भी अधिक प्रिय लगती है जिसमें कि अनेक प्रलोभन हो। जीवन में स्वतंत्र रहने का अपना अलग ही मज़ा होता है, महत्व है। सभी सुख सुविधाएं मिलकर भी इसके मूल्य को कम नहीं किया जा सकता। तो यह सही है कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है और सुख से दूर दूर तक वंचित रहता है। सुख का एहसास उसके लिए दुर्लभ होता है। तो सारी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अगर हमें किसी कमरे में कैद करके रखने को कहा जाए तो वो हमें स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हम आज़ादी से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी इन तीनों में ही माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। तो प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर होगा कि माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी में ऐसा देखने को मिलता है कि जो माँ होती है अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। तो मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए ऐसी भावना का होना स्वाभाविक है। जो मनुष्य है वो बुद्धिजीवी है, उसके अंदर बुद्धि होती है, दिमाग होता है, तो ऐसा होना मनुष्य के लिए तो स्वाभाविक है। परंतु ये पशु पक्षियों में भी देखा जाता है कि माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करके लाती है, और जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों को खतरे में देखकर हमला करने वालों पर आक्रमण कर देते हैं। तो यह प्रकृति की अद्भुत देन है कि जो माँ होती है वो खाली जो इंसान होते हैं उनमें ही नहीं, बल्कि ये जो भावना होती है अपने बच्चों की देखभाल करने की, वो पशु पक्षी जानवर सभी में देखी जा सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, तो पर यहाँ पर कहा गया है डाली पर। फिर लिखा गया है कि कभी पर हिलाती थी। फिर है पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। तीनों जगह पे जो पर आए हैं उसका वहाँ सब जगह अलग अलग अर्थ है। तो इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के लिए जो पर का प्रयोग है वो हुआ हो। जैसे कि गुलाब की डाली पर, तो डाली पर मतलब डाली के ऊपर जो चिड़िया थी वो बैठ गई। कभी पर हिलाती थी, तो यहाँ का मतलब है पंख हिलाती थी। जो तीसरा है पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, लेकिन जो बच्ची थी वो बहुत अधिक ठंड से काँप रही थी, इसलिए वो माँ की छाती से चिपक गई। तो इस तरह से हम और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कि मेज पर धूल जमी है, तो मतलब मेज के ऊपर धूल जमी है। या हम बना सकते हैं कि जो चिड़िया है अपने पर फैलाकर उड़ती है, तो यहाँ मतलब हुआ पर का पंख। फिर है पर तुमने अपना काम नहीं बताया, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बताया कि तुम क्या काम करते हो। तो यहाँ पर तीनों जो पर आए हैं उसका जो अर्थ है सब जगह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है तैने क्षण भर खुश करियो मतलब क्षण भर खुश करना, और तैने मतलब तूने। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं मन्ने मतलब मैंने, अयो मतलब आओ, जइयो मतलब जाओ, करियो मतलब करो। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।